अध्याय 81। जब ली के पीआर स्टाफ ने यह अराजकता देखी तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और जियांग यूनान के चारों ओर एक घेरा बना दिया ताकि पत्रकार उनके पास न आ सकें। यान लियांग ने उसके जाते समय उसकी ओर देखा और ठंडी मुस्कान दी। लू झेंग उसकी आंखों से कुछ भी नहीं पढ़ पाया। उसने अपना सिर झुका लिया और वह धीरे से फुसफुसाई, ये दिखावा करना कि कुछ हुआ ही नहीं है सबसे क्रूर बदला है। वह जितना ज्यादा उकसाएगा मुझे उतनी ही कम परवाह होगी। यान लियांग ने अपने कंधे पर पीछे पीछे देखा। लू झेंग ने उसे याद दिलाया, लेकिन उसने खुद को भी याद दिलाया, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम उसे अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दोगी। पत्रकारों ने ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत पकड़ लिया और तलाक के विवरण के लिए यान लियांग का पीछा किया। दुर्भाग्यवश दोनों पक्ष चुप रहे। मिंग टीगी जे एप्पल की मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। सम्मेलन मिंग कोर्ट होटल में आयोजित किया गया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि लू झेंग उसे साथ लाएगा। ये स्पष्ट रूप से उकसाने वाला था। अन्य लोग लू झेंग और यान लियांग का मुस्कुराते हुए स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में आश्चर्य था। यान लियांग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वो अपनी सीट पर बैठी रही और सम्मेलन शुरू होने का इंतजार करने लगी। सम्मेलन के प्रथम सत्र में जियांग शी जुन ने उच्च स्तरीय भाषण दिया और श्रोताओं ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। ली बो के नए उत्पाद लॉन्च किए गए। अब हम नई श्रृंखला वाइटलिटी पेश कर रहे हैं। प्रवक्ता के परिचय के साथ ली के अध्यक्ष और चेयरमैन जियांग शी जून नए उत्पाद का अनावरण करने के लिए एक साथ आए। ये ली समूह का साम्राज्य था। जियांग यूनान आदतन एक सम्राट की तरह दर्शकों पर नजर घुमाता था। जब उसकी नजर यान लियांग पर पड़ी तो उसने उसे अनदेखा कर दिया। जापान की शीर्ष चिकित्सा प्रयोगशाला द्वारा विकसित और ली टीम। यान लियांग ने जब वक्ता की बात सुनी तो वह हंसना चाहती थी। फिर उसने पोडियम पर खड़े दो लोगों को देखा और गहरी सोच में डूब गई। बाहरी दुनिया सिर्फ उनकी उपलब्धियों को देखेगी, देश के शीर्ष नेतृत्व में शामिल होने की उनकी क्षमता से ईर्ष्या करेगी, लेकिन कोई नहीं जानता कि पिरामिड के शीर्ष पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितने लोगों को पछाड़ दिया। उत्पाद निदेशक ने जल्द ही उत्पाद की अवधारणा दर्शकों के सामने पेश की। उनके द्वारा बोले गए हर शब्द पर यान लियांग मुस्कुराया। कौन सी उत्पाद अवधारणा? ये सब साहित्यिक चोरी थी। पूरी श्रृंखला में पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग है। डिजाइन अवधारणा प्रकृति के करीब है। जू चेंगजी के अनुसार इस नए उत्पाद के उत्पादन का पैमाना अभूतपूर्व था। ये स्पष्ट था कि जियांग शी जून ने बहुत निवेश किया था। अगले मार्केटिंग डायरेक्टर ने जू चेंगजी के शब्दों को दोहराया। सम्मेलन समाप्त होते ही डिपार्टमेंट स्टोर, फार्मेसी, ली स्टोर, ड्यूटी फ्री शॉप में वाइटलिटी उपलब्ध होगी। आज रात 8 बजे 6 प्रमुख चैनल और 5 प्रांतीय चैनल वाइटलिटी के नए विज्ञापन दिखाएंगे। आप उन्हें यहां देख सकते हैं। बड़े पर्दे पर तुरंत विज्ञापन चलने लगे। दर्शकों ने आहें भरते हुए कहा, तारांकन 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 तारांकन। कई सितारे भी वाइटलिटी के प्रवक्ता के रूप में सामने आए। ब्रेक के दौरान सितारे, मीडिया और बिजनेस मैग्नेट एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। जियांग शी जुन ने अपने दोस्तों या सितारों को नहीं बल्कि यान लियांग को बधाई देने का फैसला किया। सुश्री यान, क्या आपको वास्तव में यहाँ रहना है? मैं वास्तव में आपकी दृढ़ता की प्रशंसा करता हूँ। सब कुछ पहले से तय है, यहाँ तक कि अगर मैं अभी चली जाऊंगी तो कुछ नहीं बदलेगा, उसने भी अस्पष्टता से जवाब दिया। जियांग शिजुन हंसा, इधर उधर देखा, फिर अचानक मुस्कुराहट छोड़ दी, उसकी ओर झुका और फुसफुसाया, परसों आपकी कंपनी का सम्मेलन है और मुझे विश्वास है कि आपके उत्पाद पहले ही पूरे देश में भेज दिए गए हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आपका अंत कैसा होता है। यान लियांग ने मान लिया था कि जियांग शी जून उसके हाव भाव को बहुत दुखी समझेंगे, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जियांग शी जून वहां से चला गया। लू झेंग दूसरी तरफ खड़ा था और अपने व्यापारिक साझेदारों से बातें कर रहा था। उसने जियांग शी जून को यान लियांग की ओर बढ़ते देखा और उसका चेहरा बदल गया।
वह जानता था कि जियांग शेजून एक निष्पक्ष खिलाड़ी नहीं है। उसने तुरंत अपनी बातचीत रोकी और यान लियांग के पास वापस चला गया। जियांग शेजून उस समय तक जा चुका था। उसने सोचा कि महिला परेशान होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर सोचने के बाद उसका चेहरा हंसी में बदल गया। उसने सोच विचार कर उसकी ओर आंखें सिकुड़ी और वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। मैं उत्सुक हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मध्यांतर के बाद सम्मेलन जारी रहा। उन्होंने बहुप्रतीक्षित खंड दिखाया, जिसमें मेकअप कलाकार ने प्रवक्ता सुश्री जी केवेई और कई मॉडलों पर नए उत्पाद का इस्तेमाल किया। प्रचार के लिए जिम्मेदार लोगों ने बताया, वाइटलिटी सीरीज हर्बल और पारंपरिक चीनी दवा के अर्क का उपयोग करती है। दोनों ही त्वचा पर बोझ बढ़ाए बिना आत्मा की जीवन शक्ति को जागृत करते हैं। हम देख सकते हैं कि मिस जी वाइटलिटी का उपयोग कर रही हैं। नमी मीटर से पता चलता है कि नमी की मात्रा 30% बढ़ गई है और हम इसके नमी लॉक प्रभाव को देख सकते हैं। वर्णन बहुत ही जीवंत था। लू झेंग ने अपने बगल में बैठे यान लियांग को देखा, जो पूरी तरह से बेफिक्र दिख रहा था, और हंसते हुए बोला, आपके विरोधियों का सम्मेलन इतना सफल है, फिर भी आप इतने शांत हैं। मैं आपके सम्मेलन का इंतजार कर रहा हूँ। यान लियांग उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराया, मेरा सम्मेलन ली सम्मेलन जितना अद्भुत नहीं होगा। मीडिया का ध्यान स्वाभाविक रूप से जी वेई पर था। इस समय कोने में खड़ी एक मॉडल पोडियम से बाहर निकलती दिख रही थी। मीडिया सिर्फ जी वेई की तस्वीरें खींच रहा था, लेकिन उनमें से कुछ ने मेकअप आर्टिस्ट को देखा, जो दर्शकों की तरफ पीठ करके इंटरकॉम पर कुछ फुसफुसा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ निर्देश मिले थे और मॉडल वहां से चली गई। पहले तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब इस हरकत ने पत्रकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। किसी ने चिल्लाकर कहा, क्या मॉडल के चेहरे पर दाने नहीं थे? पत्रकारों को थोड़ा अराजक होते देख लीबो के प्रवक्ता ने तुरंत कहा, मॉडल ने प्रदर्शन से खुद को अलग कर लिया, वो उपयुक्त नहीं थी। क्या यह आपके उत्पाद के उपयोग के कारण था? कदापि नहीं। वाक्य पूरा होने से पहले ही एक रिपोर्टर ने अचानक कहा, वेई का चेहरा भी प्रभावित है। हर कोई दंग रह गया। तारांकन 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 जी वेई सहित जिन भी मॉडलों ने इस उत्पाद का प्रयोग किया, उनके चेहरे पर असामान्य लालिमा, झुनझुनी और जलन की अनुभूति अलग अलग स्तर पर हुई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीडिया क्षेत्र को सुरक्षाकर्मियों ने घेर लिया था, लेकिन अब पत्रकार घेरा तोड़कर मंच पर आ गए। लीबो की सुरक्षा ने तुरंत सितारों को वापस बुला लिया, लेकिन मॉडल्स इतने भाग्यशाली नहीं थे। उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया। अचानक सितारे, प्रशंसक, पीआर स्टाफ, मेकअप आर्टिस्ट, सभी लोग इधर उधर भागने लगे। दृश्य अराजक हो गया। यान लियांग को लगभग एहसास ही नहीं हुआ कि उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था। लू झेंग ने वास्तव में उसका ध्यान इस ओर आकर्षित किया, आपके पास एक फोन कॉल है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब यान लियांग ने फोन उठाया, तो दूसरी तरफ से व्यक्ति ने कहा, सुश्री यान, रिकॉर्डिंग सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट्स को भेज दी गई है। यान लियांग ने फोन रख दिया और अराजक दृश्य का आनंद लिया। उसने अपना मुंह लू झेंग के मुंह के पास लाया। कान, चलो चलें। उन्होंने अभी जो कहा वो उनकी विनम्रता नहीं थी। वास्तव में कोई भी इस बात से बढ़कर नहीं कह सकता कि यह सम्मेलन कितना अद्भुत था। लू झेंग ने उसकी ओर देखा, मंच की ओर देखा, फिर कुछ न पूछने का निर्णय लिया और उसके साथ खड़ा हो गया। यान लियांग ने वहां से निकलते समय पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इस बीच घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों को उनकी कंपनियों से फोन आए, क्या आपने नहीं कहा कि यान लियांग घटनास्थल पर थी? जल्दी से उसके पास जाओ। हमें अभी अभी एक गुमनाम रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें लीबो पर जे एप्पल की नकल करने का संदेह है। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो यान लियांग बहुत पहले ही जा चुकी थी। तारांकन 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 तारांकन। यान लियांग अब तक लिफ्ट तक पहुंच चुका था। उसके साथ लू झेंग और एक या दो अन्य मेहमान थे जो घटनास्थल से भागना चाहते थे। जब लिफ्ट आई, यान लियांग अभी आगे बढ़ी ही थी कि उसने अपने पीछे से अचानक कदमों की आहट सुनी। वे गुस्से में थी। हमें लीबो से हर्जाना मांगना चाहिए।
यान लियांग ने पीछे मुड़कर देखा। जी वेई और उनके सहायक वास्तव में पत्रकारों से बच निकले थे। बेशक हम करेंगे, अब जल्दी से अस्पताल चलो, उसके मैनेजर ने जी वेई के लिए लिफ्ट का दरवाजा पकड़ते हुए कहा। जाहिर है जी वेई ने लू झेंग और यान लियांग को पहचान लिया था। उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ सिर हिलाया। दरवाजा बंद होते देख लिफ्ट में मौजूद लोगों को आखिरकार राहत मिली जब अचानक एक हाथ ने दरवाजा बंद होने से रोक दिया। यान लियांग ने वेई को तेज सांस लेते हुए सुना। दरवाजे पुनः खुले, लेकिन सामने कोई पत्रकार नहीं था, बल्कि जियांग यूनान था। तारानकन 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 वो वहीं खड़ा होकर यान लियांग को देख रहा था। यान लियांग ठिठक गया और फिर हंसने लगा। मिस्टर जियांग, आपके उत्पाद पहले ही पूरे देश में भेजे जा चुके हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आपका क्या नतीजा निकलता है। उसने लापरवाही से वही टिप्पणी दोहराई जो जियांग शी जुन ने कुछ देर पहले की थी। इस आदमी ने एकमात्र गलती यह की थी कि उसने जियांग शी जुन को यह नहीं बताया कि उसे पता चल गया है कि जे एप्पल में जासूस हैं। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था और अब वह हार गया था। लिफ्ट में मौजूद अन्य लोग उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन जियांग यूनान ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वहां कोई और मौजूद ही नहीं था। अगर उसका बस चलता तो वो इस औरत को हमेशा चुपचाप देखता रहता, उसके चेहरे के हर इंच को याद रखता, लेकिन आखिरकार उसे खुद को रोकना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम बाद में फिर मिलेंगे। उसने लिफ्ट के दरवाजे से अपना हाथ हटा लिया और दरवाजा फिर से धीरे से बंद हो गया। अचानक उसने दरवाजे से हाथ बाहर निकाला और यान लियांग को बाहर खींच लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर कोई दंग रह गया। दरवाजा बंद हो गया और जियांग यूनान ने उसे दीवार के खिलाफ धकेल दिया और उसे चूम लिया। यान लियांग के चारों ओर भारी निराशा का माहौल था, मानो वो देर रात शराब के नशे में धुत उस रात में वापस आ गई हो जब एक आदमी ने पीड़ा में उसे चूमा था। वो आदमी, वो रात, क्या यह वही था? यान लियांग दंग रह गया। ये गर्म चुंबन, क्या इसे चुंबन भी कहा जा सकता है? ये दो हताश लोग थे जो एक दूसरे से चिपके हुए थे, दोनों के दिल दर्द में थे, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो उससे बहुत दूर जाने से पहले उसे अलविदा कह रहा था। उसके हृदय में आंसू उमड़ पड़े, पर उन्हें आंखों में उभरने नहीं दिया गया। एट नो विल बी एट। उसने उसे छोड़ दिया। अलविदा, ये उसके द्वारा उससे कहे गए अंतिम शब्द थे। तारानकन 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 तारानकन। सम्मेलन स्थल पर अव्यवस्था फैल चुकी थी और कुछ मीडियाकर्मी अभी भी वहां इंतजार कर रहे थे। जियांग शी जुन जिम्मेदार कर्मियों के साथ मंच के पीछे थे। आरएनडी निदेशक ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में इस्तेमाल किया गया उत्पाद बदल दिया गया था। तो फिर निगरानी वीडियो देखो, गोदाम को देखो। जियांग शी जुन इतने गुस्से में थे कि उनके आदेश का तुरंत पालन किया गया। यहाँ तक कि डिप्टी डायरेक्टर जू चिंग जी भी गए और सुरक्षाकर्मियों को निगरानी रिकॉर्डिंग दे दी। टेप को बड़े पर्दे पर सबके सामने चलाया गया। जियांग शी जुन की पीठ स्क्रीन की ओर थी और उसने सभी को नरक जैसी आवाज में चेतावनी दी, मुझे पता लगाना है कि इसमें कौन शामिल है। वो व्यक्ति ली बो को जीवित नहीं छोड़ेगा। वीडियो में कोई आवाज नहीं थी। जियांग शी जुन ने तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि भीड़ में एक अजीब सी खामोशी थी। उनके हाव भाव भी बहुत अजीब थे। अचानक स्क्रीन पर घूर रहा उसका एक अधीनस्थ चिल्लाया। वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि लोगों के हाव भाव और भी अजीब हो गए थे और लोग उसे भय से देखने लगे थे। अब उसने स्क्रीन पर वापस देखा। बड़ी स्क्रीन पर कॉन्फ्रेंस का निगरानी वीडियो नहीं चल रहा था, बल्कि छत पर जियांग शी जुन का जाना पहचाना दृश्य चल रहा था। छत पर केवल 2 लोग थे और उनमें से एक हवा में लटक रहा था। ये देखकर जियांग शी जुन ने अपने सहायक पर चिल्लाते हुए कहा, इसे बंद करो। सम्मेलन कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। पुलिस की वर्दी पहने लोगों की एक टीम अंदर घुसी। वे जियांग शी जुन की ओर बढ़े। तुम पर सोंग जीपेग की हत्या का संदेह है, कृपया हमारे साथ चलो। इस समय बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया कि जो व्यक्ति हवा में लटक रहा था
वह गिरने वाला था। अंततः दूसरे व्यक्ति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। नहीं, ये बचाव का प्रयास नहीं था, बल्कि हत्या का प्रयास था। म्यू म्यू, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता दें कि जू चेंगजी असल में जियांग यूनान के लिए काम कर रहा है। वह वही है जो मास्ट चैप्टर के अंत में JYN से बात करता है। मैंने उससे बात की, तुम उसके पीछे क्यों झुक रहे हो, तुम्हारी पूर्व पत्नी आदि आदि, और वह भी जिसने निगरानी टेप को बदल दिया था। लेकिन ओ, JYN के साथ क्या हो रहा है? दुर्भाग्य से ये सब कुछ वैसा सुखद समाधान नहीं है जैसा हमने सोचा था। अध्याय 82 जियांग शे जुन को प्रथम डिग्री हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया। ये खबर पूरे उद्योग जगत में तेजी से फैल गई और सम्राट की गिरफ्तारी के बाद ली के शेयरों में भारी गिरावट आई। ली पर अब साहित्यिक चोरी का भी संदेह था, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी कुछ रिपोर्टर यान यान का साक्षात्कार करना चाहते थे। कंपनी को कई फोन कॉल आए। यान लियांग की ओर से प्रवक्ता ने उत्तर दिया, हम परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम उस समय किसी भी सवाल का विशेष रूप से उत्तर देंगे। अब मैं केवल इतना ही बता सकता हूं कि हमने प्रायोगिक चरणों के दौरान फॉर्मूले में एक समस्या की पहचान की है। परसों जो उत्पाद लॉन्च किया जाएगा वह एक बेहतर संस्करण होगा। लीबो को शायद ये समस्या इसलिए है क्योंकि उनके जासूस ने त्यागे गए फॉर्मूले को चुरा लिया है। 2 दिन बाद एप्पल सम्मेलन ने सामान्य से अधिक दिलचस्पी पैदा की। इससे पहले लीबो के दबाव के कारण एप्पल को पर्याप्त मीडिया कवरेज नहीं मिल पाया था, लेकिन इस सम्मेलन में पूरी भीड़ थी। जैसे ही यान लियांग ने समाचार लेख देखे, उसके दिल के पत्थर अंततः पिघल गए। सम्मेलन समाप्त होने के बाद वह देर रात तक बहुत व्यस्त रहती थी। जब तक वह घर वापस आती, वह हमेशा थक जाती थी। इसलिए ये पहली बार था जब उसने टीवी चालू किया। उसने टीवी पर जियांग शे जून को देखा। रिपोर्टर सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के बाहर था। जियांग शे जिन जमानत पर बाहर था। ब्यूरो के बाहर रात का आसमान कैमरे की लगातार चमक से दिन जैसा चमक रहा था। जियांग शे जुन ने पत्रकारों का सामना नहीं किया। उनके अंगरक्षक ने उन्हें तुरंत कार तक पहुंचाया और वे चले गए। हालांकि पुलिस ने केवल पीड़ित सोंग जिनपिंग का नाम ही घोषित किया। उन्होंने फुटेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ली के कॉन्फ्रेंस रूम में इतने सारे लोगों ने वीडियो देखा था। ये सबसे सनसनीखेज खबर थी और इसलिए यह अफवाहों के जरिए तेजी से फैल गई। इंडस्ट्री में हर किसी के लिए ये स्पष्ट था कि जियांग शे जून निर्दयी था, लेकिन किसी को छत से धक्का देना वास्तव में अत्यधिक पागलपन था। उस समय यान लियांग ने मन ही मन सोचा, कोई इस क्रूर सत्य को कैसे स्वीकार कर सकता है कि जिसे वह पिता के रूप में पूजता था, वह वास्तव में उसके अपने पिता का हत्यारा था। बचपन से ही वह अपने पिता के हत्यारे से नफरत करता रहा था। अब वह अपनी बाकी की जिंदगी का सामना कैसे करेगा? लेकिन वह तुरंत इन विचारों से मुक्त हो गई। उसने खुद को समाचार देखने के लिए मजबूर किया, क्योंकि कार में 2 पीछे की लाइटें धीरे धीरे स्क्रीन पर छोटी होती जा रही थीं। जब ये खबर शूट की गई, तो जियांग शे जून अपने वकील के साथ पीछे की सीट पर बैठे थे, जबकि उनका सहायक आगे की सीट पर था। सहायक फोन पर था और उसने जियांग शे जून की ओर देखा। ये कॉल आपके लिए है। जियांग शे जून उठ बैठी और उसके हाथ से फोन ले लिया। दूसरा पक्ष बोलने में धीमा था। जियांग शे जून ने आखिरकार हंसते हुए कहा, आपने वास्तव में खुद को एक योग्य वंशज साबित कर दिया है। शिष्य गुरु से बढ़कर होता है। तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं ही इसके पीछे हूँ? हालांकि आखिरकार चुप्पी टूट गई, लेकिन स्वर बहुत शांत था। जियांग शे जून ने आह भरी। हार शब्द का सामना उसने बहुत समय बाद किया था। यूनान, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अपने बेटे की तरह व्यवहार किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुम हमेशा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति रहे हो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी माँ से कितना प्यार करता था। या यान की मृत्यु के कुछ समय बाद ही तुम्हारे पिता दूसरी महिला से शादी करना चाहते थे। उन्होंने पाखंडी तरीके से मुझसे समझदारी दिखाने के लिए भी कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी हत्या करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि वे या यान की यादों को नष्ट कर दे।
मुझे विश्वास है कि तुम मुझे समझोगे। क्या अब आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि ली के शेयरधारक आपको बाहर निकाल देंगे और पूरी कंपनी मेरे हाथों में आ जाएगी? उन्होंने अपनी टिप्पणी से सचमुच सही निशाना साधा था। जियांग शेजुन के पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। जियांग यूनान ने फोन रख दिया। तारांकन 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 जियांग शेजुन ली की आत्मा थी। उद्योग ने अनुमान लगाया कि यदि वह जेल से बचने में असमर्थ था तो ली स्टॉक लगभग 5 साल तक उदास रहेगा। दूसरी ओर एप्पल तेजी से फल फूल रहा था। दिसंबर में लॉन्च किए गए नए उत्पादों के लिए बहुत सारे ऑर्डर आए। स्वाभाविक रूप से बिक्री में वृद्धि हुई। अपने नए लॉन्च के आधार पर एप्पल ने शीघ्र ही बाजार पर कब्जा कर लिया और मिंग कोर्ट में सबसे अधिक बिकने वाले काउंटरों में से एक बन गया। इससे पहले मिंग ग्रुप के साथ उनके सहयोग पर काफी व्यंग्य किया गया था, लेकिन अब मीडिया ने इसे एक मजबूत गठबंधन कहना शुरू कर दिया है। मिंग कोर्ट में काउंटरों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मुख्यालय का दौरा किया। लू झेंग के कार्यालय के बाहर सचिव ने उनका अभिवादन किया। क्या मिस्टर लू व्यस्त हैं? नहीं, आप अंदर जा सकते हैं। उसने दरवाजा खटखटाया और लू झेंग की आवाज आई, अंदर आइए। यान लियांग ने अंदर जाकर देखा कि लू झेंग मीटिंग में था। उसे लगा कि मीटिंग जल्दी ही खत्म होने वाली है। वो जल्दी से बाहर गई और थोड़ी देर बाहर इंतजार किया। जब मीटिंग खत्म हुई और बाकी लोग चले गए तो लू झेंग खुद बाहर आया और यान लियांग को अंदर ले गया। आपके सचिव ने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मीटिंग में हैं और मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए? मैंने उससे कहा कि चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसे हमेशा तुम्हें बताना चाहिए कि मैं व्यस्त नहीं हूँ। अन्यथा मुझे अगली बार तुम्हारे आने का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वो कितने साल या महीने बाद होगा। लू झेंग ने अपने बारे में इतना कुछ बताया कि यान लियांग ने घबराहट में अपने होंठ काट लिए। सौभाग्य से वो इतना कठोर हृदय वाला था कि अगले ही पल उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्या ये कोई व्यावसायिक या व्यक्तिगत मामला है? मैं व्यक्तिगत रूप से बाद वाले को पसंद करता हूँ। वास्तव में यान लियांग अब थोड़ा हिचकिचाया। लू झेंग उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने सचिव को 2 कप चाय भेजने के लिए फोन किया। तभी उसने यान लियांग को ये कहते सुना, कृपया मुझे ज्यूरिख का टिकट खरीदने में मदद करें। स्नैप! ली झेंग के हाथ में पकड़ा हुआ हैंडसेट मेज पर गिर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। फिर धीरे से पीछे मुड़ा और देखा कि सामने सोफे पर एक महिला बैठी हुई है। अचानक वो इतनी सारी भावनाओं से अभिभूत हो गया कि उसे व्यक्त करना उसके लिए संभव नहीं था। वो अवाक था, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी अनियमित थीं और अंत में उसने बस इतना कहा, ठीक है। यान लियांग ने उसे अपना फैसला बताकर पूरी तरह निश्चिंत होकर कहा, तुम व्यस्त हो, मैं अब चलती हूँ। तारांकन 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 ज्यूरिख के लिए टिकटें 20 तारीख को बुक की गईं। इस बार शहर में बहुत ठंड थी। उनके प्रस्थान से पहले की रात लू झेंग ने उसे फोन किया, यदि आपने पहले से ही सामान पैक कर लिया है तो मैं आकर आपको ले जाऊंगा। उस समय यान लियांग गाड़ी चला रहा था। नहीं, मुझे कुछ काम निपटाना है, मैं सीधे एयरपोर्ट आऊंगा। लू झेंग ने कहा, आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं, अपनी छुट्टियों को आधे में मत काटें और वापस ऑफिस न भागें। चिंता मत करो। नहीं, ये रात उसके लिए इन सब से विदा लेने के लिए पर्याप्त थी। उसकी कार उसी अस्पताल में खड़ी थी जहां जू जिनफू इतने लंबे समय से बीमार थी। वो कार से बाहर निकली और रात के आसमान की ओर देखने लगी। यह एक अंधेरी रात थी। अंधेरे में विमान की छोटी छोटी चींटियों जैसी लाइटें चमक रही थीं। क्या यह न्यूयॉर्क की उड़ान थी? उड़ान के दौरान ही उसने उस आदमी को पहली बार देखा था। समय और इसी अस्पताल में उसकी पहली बार उस अजीब आदमी से मुलाकात हुई और उसे पता चला कि वो कौन था। वो आगे क्या करने जा रही थी? यान लियांग ने कार को जू बिल्डिंग के नीचे पार्क किया, जो उनका अगला गंतव्य था। ली द्वारा इमारत का अधिग्रहण करने के बाद उन्होंने इसे बेच दिया था। अब यह एक मिश्रित वाणिज्यिक परिसर था।
मूल रूप से वहां 43 मंजिलें और 4 कॉन्फ्रेंस रूम थे। अब पूरी जगह छोटे छोटे क्यूबिकल में बंट गई थी और वहां लोग ओवरटाइम काम कर रहे थे। यान लियांग को अब अपना कमरा नहीं मिल पा रहा था। क्या यह वही कमरा था जब जू जीफू ने उस पर गर्म पानी का गिलास फेंका था, जब वो शर्मिंदा हुई थी और उसने उस अजीब स्थिति में उसकी मदद करने के लिए अपना सूट उतार दिया था? अनजाने में यान लियांग अपनी कार एक जगह से दूसरी जगह ले गई। उसने खुद को भी हैरान कर दिया। उसे कई जगहों पर जाना था। अंततः उसकी कार एक आभूषण की दुकान के बाहर खड़ी थी। यह वो स्टोर था जहां कस्टमाइज्ड वेडिंग रिंग्स बनाई जाती थीं। उन्होंने अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया था। यान लियांग सुबह की धुंध से घिरी हुई थी। वो विंडब्रेकर पहने हुए अकेली खड़ी थी और स्टोर के डिस्प्ले ग्लास से देख रही थी। वास्तव में अब उसे याद नहीं आ रहा था कि काउंटर कहाँ था। वो स्लीगर जहां उस आदमी ने उसे अंगूठी थमाते हुए कहा था, चलो सगाई कर लेते हैं। तारांकन 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 तारांकन। जब यान लियांग ने अंततः अपनी कार पार्क की और टैक्सी लेकर हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई, तब लगभग दोपहर हो चुकी थी। रेडियो उस समय अपना अगला कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था, जियांग शिजुन मामले में जांच के साथ, पूर्व सौंदर्य प्रसाधन उद्योग सम्राट को कारावास की सजा हो सकती है। ली समूह के शेयरधारकों के सर्वसम्मत निर्णय के बाद जियांग शिजुन को आधिकारिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। आंतरिक कर्मचारियों ने ये खबर दी। जियांग शिजुन के सबसे करीबी विश्वासपात्रों में से एक, समूह के अध्यक्ष ली युग्यान ने भी औपचारिक रूप से निदेशक मंडल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आखिरकार, क्या जियांग यूनान बोर्ड के दबाव में समझौता करेंगे या उन्हें ली से भी भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है? अधिक जानने के लिए आज 9 बजे हमारी विशेष खबर सुनें। अंततः ये खत्म हो गया, यहाँ तक कि वह भी जल्द ही एक नए आदमी के साथ एक नई जगह पर चली जाएगी। अंत, क्या वो दुखी थी, खुश थी? उसके दिल में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने रेडियो बंद कर दिया। अब उसे सिर्फ इंजन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। आप कहाँ हैं? मैं बस 10 मिनट की दूरी पर हूँ। वो अच्छे मूड में लग रहा था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम अंदर आओ तो मुझे फोन करना, मैं तुमसे मिलने बाहर आऊंगा। यान लियांग ने फोन रख दिया, गति बदल दी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेजी से आगे बढ़ गई, अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया। जब उसके फोन पर किसी अज्ञात नंबर से कॉल आई तो उसे अपने सामने हवाई अड्डे के संकेत दिखाई दिए। नमस्ते, मिस यान। यान लियांग क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुआ। सचिव ली, आप अभी कहाँ हैं? मिस्टर जियांग चाहते थे कि मैं आपको कुछ दस्तावेजों की एक प्रति दूं? अगर मुझे सही से याद है तो मेरा मिस्टर जियांग से कोई लेना देना नहीं है। यान लियांग फोन रखने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वो बटन दबाने ही वाली थी कि ये तलाक का समझौता है, उसने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यान लियांग ने अचानक कार रोक दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तारांकन 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 तारांकन। ब्रेक की आवाज सचिव के स्वर की तरह ही कठोर थी। अब जब आपको पता चल गया है कि दस्तावेज क्या है, तो आप इसे पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। यान लियांग ने अपनी आंखें बंद की और कार फिर से स्टार्ट की। उसकी आवाज बाहर बह रही हवा की तरह ठंडी थी। मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 40 मिनट हैं। अगर तुम जल्दी नहीं करना चाहती हो, तो तुम इसे सीधे मेरे वकील को भेज सकती हो। दरअसल, वे दोनों जानते थे कि शहर से हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए 40 मिनट का समय पर्याप्त नहीं होगा। यान लियांग ने अपनी कार एयरपोर्ट के लॉन्ग टर्म पार्किंग लॉट में पार्क की। अपना सामान लेकर वह एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी और लू झेंग को फोन किया। आप कहाँ हैं? क्या आप दूसरे वीआईपी कमरे में हैं? मैं वहीं आऊँगा। चूंकि यह एक निजी विमान था, इसलिए एक्सप्रेसवे पार करने के ठीक बाद दूसरा वीआईपी कमरा हवाई अड्डे के हैंगर के पास था। इसका सामने का हिस्सा पूरी तरह से कांच का था, जिससे टर्मिनल और हवाई अड्डे का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। यान लियांग लू झेंग को दूर से देख सकता था। वो एक थोड़ी बड़ी उम्र की, अच्छे कपड़े पहने महिला से बातचीत कर रहा था। यान लियांग उनके पास पहुंची,
वो उसे लू झेंग से ये कहते हुए सुनने से खुद को रोक नहीं सकी, आपके एक चचेरे भाई का बेटा है, दूसरे की दूसरी शादी हो रही है, आप शादी होने में कितना समय लगाएंगे? यह महसूस करते हुए कि कोई उनके पास आया है, लू झेंग ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी चाची की ओर मुस्कुराते हुए कहा, यह उस पर निर्भर करता है। उसकी मौसी ने उसे इस तरह मुस्कुराते हुए शायद ही कभी देखा था। मुस्कान ने उसके पूरे चेहरे को चमका दिया। उत्सुकतावश उसने मुड़कर देखा कि एक लंबी युवती उनकी ओर आ रही है। यान लियांग उनके पास पहुंची और उसने तुरंत उत्सुकता से उसका अभिवादन किया। यान लियांग, मैं लोंग यांग यांग हूँ। लू झेंग ने उसकी ओर देखा और हंसा, तुम उसे ऐसे क्यों घूर रही हो? यान लियांग ने चारों ओर देखा। ये वास्तव में एक पारिवारिक छुट्टी थी। पूरा परिवार यहाँ आया हुआ लग रहा था। लू झेंग ने उसकी शर्मिंदगी को महसूस किया और उसे एक कोने में बैठा दिया। यान लियांग ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वहाँ इतने सारे लोग होंगे। यह एक पारिवारिक छुट्टी है और मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। लू झेंग ने अपना सिर नीचे करके उसका पासपोर्ट देखा और कहा, अब पछताने में थोड़ी देर हो गई है। एट नोवेल बन एट। यान लियांग चुप था। वह प्रतीक्षा कक्ष के दूसरी ओर देखने के लिए मुड़ी। वहां बूढ़े और जवान लोग थे। कमरा वास्तव में बहुत चहल पहल भरा था, लेकिन लू मीटिंग का कोई निशान नहीं था। मिस्टर लू कहाँ हैं? वो न्यूयॉर्क में है। अगर वो व्यक्तिगत रूप से मेरी माँ से आने का अनुरोध नहीं करता, तो मेरी माँ कभी ज्यूरिख नहीं आएगी। लू झेंग ने अपने रिश्तेदारों से यान लियांग का संक्षिप्त परिचय कराया और कहा, पेरिस में जूतों की एक प्रदर्शनी है। अगर समय मिला तो हम पेरिस के रास्ते वापस आ सकते हैं। ये देखकर कि यान लियांग सिर्फ मुस्कुरा रही थी, उसे एहसास हुआ कि वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी। थोड़ा निराश होकर उसने पास ही के बार की तरफ देखा। क्या तुम कुछ पीना चाहती हो? कॉफी। लू झेंग कॉफी लेने के लिए बार की ओर चला गया। यान लियांग ऊब गया था और उसने चारों ओर देखा। बच्चे एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनमें से एक ने लू झेंग के पैरों को पकड़ लिया और जाने से मना कर दिया। यान लियांग मुस्कुराया। इस समय प्रतीक्षा कक्ष का दरवाजा फिर से धक्का दिया गया। यान लियांग ने बार से नजर हटा ली। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने दरवाजे के बाहर खड़े सेक्रेटरी ली की एक झलक देखी। यान लियांग दंग रह गया। कुछ देर सोचने के बाद वो अंततः उठी और दरवाजे की ओर चली गई। तारांकन 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 तारांकन। सचिव ली उसे एकांत धूम्रपान क्षेत्र में ले गए। आपको कैसे पता चला कि मैं वीआईपी रूम में हूँ? आप यहाँ कैसे पहुँचे? 40 मिनट में एक व्यक्ति शहर से भागकर आया था, सुरक्षा जांच से गुजरा था और यहाँ तक कि वीआईपी रूम में भी उसे सही ढूंढ लिया था। ये थोड़ा असंभव था। सचिव ली ने कुछ नहीं कहा और उसे फाइल सौंप दी। तलाक का समझौता केवल कुछ कागजों का था, लेकिन जो फाइल उसने उसे सौंपी वह काफी मोटी थी। तलाक का समझौता कहाँ है? सचिव ली ने खांसते हुए कहा, सुश्री यान, कृपया ये देखें। तो अब आप जा सकते हैं। सचिव ली अभी भी वहीं खड़े थे, इसलिए यान लियांग मुड़कर चले गए। बोर्डिंग का समय करीब आ रहा था। वो अब और समय यहाँ बर्बाद नहीं कर सकती थी। चलते चलते उसने फाइल खोली, ये देखने के लिए कि क्या वाकई तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके थे। जियांग यूनान के सुंदर हस्ताक्षर, जिनसे वो बहुत परिचित थी, पृष्ठ के नीचे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तारीख नहीं लिखी थी। यान लियांग ने ध्यान से दस्तावेज को देखा, तभी उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। उसने फोन उठाने की कोशिश की ताकि देख सके कि लू झेंग कॉल कर रहा है या नहीं, लेकिन इस समय उसका दूसरा हाथ अपनी पकड़ खो बैठा और फाइल जमीन पर गिर गई। फाइल के अंदर के सारे कागज जमीन पर बिखर गए। थकी हुई सांस के साथ यान लियांग उसे उठाने के लिए झुकी। उसे पता था कि सचिव ली अभी भी उसे देख रहे थे। वह कमर से नीचे झुकी, लेकिन तुरंत सीधी नहीं हुई। उसने लियांग रुइकियांग के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज देखा। फोन का कंपन बंद हो गया, लेकिन फिर चालू हो गया। पदजेना उसके पास आए। सचिव ली उसके पास आए।
बैठ गई और उसके लिए दस्तावेज उठा लिए। तुम्हें लगता है कि जू चेंगजी को खरीदना इतना आसान था? अगले ही पल उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है कि जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी वह कहाँ से प्राप्त हुई? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपको क्या लगता है जू जिकिंग के आपराधिक कृत्यों के सबूत पुलिस को किसने सौंपे? चौथा भाग उस दस्तावेज से संबंधित था जिसे यान लियांग अपने हाथों में कड़क कर पकड़े हुए थी। आपको क्या लगता है कि किसने आपको लियांग रुइकियांग से जुड़ने में मदद की? यान लियांग ने धीरे से सचिव की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, उसके कान गर्जना कर रहे थे क्योंकि सचिव लगातार ऊंट की पीठ तोड़ने के लिए आखिरी तिनका रख रहा था। सोचो, जब तुम पानी में डूबी कार में फंस गए थे तो तुम्हें बाहर निकालकर किसने बचाया था? असंभव। काफी देर तक चुप रहने के बाद महिला ने अंततः एक शब्द बोला। सेक्रेटरी ली ने उसे ऐसे देखा जैसे वह बेतुकी बातें कर रही हो। ये सब यहाँ काले और सफेद रंग में लिखा है, सिर्फ इसलिए कि तुम उससे नफरत करती हो। तुम्हें लगता है कि ये सब झूठ है? यान लियांग अचानक उठ खड़ी हुई और उसके हाथों से दस्तावेज ले लिए। बेरहमी से वो एक के बाद एक पन्ने पलटती गई। उसने एक बार खुशी खुशी एक व्यक्ति पर भरोसा किया था, लेकिन अंत में उसे गहरे रसातल में धकेल दिया गया। उस निशान की याद अभी भी उसके अंदर गहराई से समाई हुई थी। वह दूसरी बार उसी आदमी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके हाथ में जो दस्तावेज हैं, आप पहले से ही जानते हैं कि लियांग की पत्नी जियांग की पूर्व अधीनस्थ है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आपने इस सुराग का पालन क्यों नहीं किया और आगे की जांच क्यों नहीं की। बाद में मुझे आखिरकार पता चला। अब आप किसी व्यक्ति से नफरत करने के इतने आदी हो गए हैं, आप मूल रूप से अब कुछ भी बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसे बदलने का मतलब होगा कि आपके मूल घाव एक बार फिर से खुल जाएंगे और आपको फिर से उस दर्द से गुजरना होगा। लेकिन आपने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि यह उसके लिए अधिक दर्दनाक हो सकता है? सचिव ली स्पष्ट और स्पष्ट थीं। उसने उसकी कठोर आवाज पर कान नहीं लगाया, लेकिन उसका सिर फाइलों को देखने के लिए नीचे झुका हुआ था। वो आखिरी पन्ने तक पढ़ती रही, फिर उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। काला और सफेद सच फिर से जमीन पर बिखर गया। उसने ताज़ी हवा के घूंट लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे उसके फेफड़ों तक हवा नहीं पहुंच रही है। मुझे पता है कि जब जियांग वहां था, तो आप हर दिन अस्पताल जाते थे। हर दिन मुझे उम्मीद थी कि आप आखिरकार उसे देखने के लिए दरवाजा धक्का देंगे, लेकिन जब तक उसका तबादला नहीं हो गया, आपने ऐसा नहीं किया। वो सिर झुकाए फाइलों को देख रही थी। उसकी बात सुनकर उसने आश्चर्य से आंखें ऊपर उठाईं। यह इतना मुश्किल नहीं है। नर्सों ने आपको कई बार देखा। स्वाभाविक रूप से मैंने इसके बारे में सुना। मुझे लगा कि आप अभी भी उसकी परवाह करते हैं। अन्यथा उस रिकॉर्डिंग में जियांग शेजुन की आवाज़ स्पष्ट रूप से थी, लेकिन आपने श्री जियांग की आवाज़ को संपादित कर दिया। क्या यह उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए नहीं था? यान लियांग का दिल धड़क उठा, लेकिन इस बार उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखों में भावना की झलक अब दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी पहले वाली नाराज आवाज अब धीरे धीरे उदास होती जा रही थी। दुर्भाग्य से तुमसे मिलना मेरे लिए गलत था, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ भी करना चाहता था। तुम उसके साथ बहुत निर्दयी रही हो और खुद के साथ भी बहुत निर्दयी रही हो। जियांग खुद तुम्हें कभी नहीं बताएगा, लेकिन इस बार वो मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार वो ऑपरेशन टेबल पर मर सकता है। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं, तो क्या तुम संतुष्ट हो जाओगी? तारांकन 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 तारांकन। एक क्षण के लिए तो उसका मस्तिष्क इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं कर सका। उसके पैर कमजोर हो गए और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। सचिव ली ने एक बिजनेस कार्ड छोड़ा। हो सकता है कि जिस दिन उन्हें दफनाया जाए, आप अपनी जीत का आनंद ले सकें। यह एक निजी अस्पताल का बिजनेस कार्ड था। यान लियांग ने इसे उठाया और उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगीं। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं वो अचानक अपनी सारी नफरत छोड़ न दे और बाद में पछताए। अचानक उसे 1 महीने पहले ली कॉन्फ्रेंस के बाहर लिफ्ट में निराशा का वो चुंबन और वो शब्द अलविदा याद आ गया। अब उसे लगा कि वो वाकया वास्तव में उसे अलविदा कहने के लिए
विदाई। सचिव ली उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी गति धीमी थी, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। अंततः उसने अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनी। यान लियांग ने उसे पार किया, उसके कंधों से टकराया लेकिन बिल्कुल भी नहीं रुका। वो इतनी चिंतित थी कि उसने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। उसके दिल पर पड़ा बड़ा पत्थर अंततः हट गया, जैसे कि वो किसी युद्ध से गुजरा हो। सेक्रेटरीली बगल की ओर मुड़ा और दीवार से टिककर राहत की सांस ली। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और टेक्स्ट संदेश देखा। ये केवल कुछ छोटे शब्द थे, लेकिन इसने एक नई सुबह की शुरुआत का संकेत दिया। सर्जरी सफल रही। तारांकन 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 तारांकन। वेटिंग रूम में वे विमान में चढ़ने ही वाले थे, लेकिन फोन पर यान लियांग का पता नहीं चल रहा था। लू झेंग बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसे गरम कड़ाही पर चींटियों की तरह बेचैन देखकर उसकी चाची भी चिंतित हो उठी। वो फोन पर उपलब्ध नहीं है। लू झेंग ने अपनी चाची की ओर देखा और जब फोन बजा तो असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसकी तनावपूर्ण नसें आखिरकार ढीली पड़ गईं। तुम कहाँ चले गए थे? जल्दी। लू झेंग। उसकी आवाज कांप रही थी, मानो उसकी भावनाएं अशांत थीं। लेकिन उसका स्वर दृढ़ था। लू झेंग अशांत था। मुझे खेद है, उसने उससे कहा। लू झेंग स्तब्ध रह गया। अपने सामने की खिड़की से वो विमानों को उतरते और उड़ते देख सकता था, जबकि वो आवाज उसके कानों में लगातार बोल रही थी। तारांकन 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 तारांकन। एक विमान अचानक उड़कर आसमान में उड़ गया। उसी समय सर्दियों के सूरज की पहली किरण आसमान को चीरती हुई धरती पर चमक उठी। एक अकेली कार भी हवाई अड्डे से तेजी से भाग रही थी। कार में बैठी महिला शांत दिख रही थी। उसकी आवाज उसके हाव भाव जितनी शांत नहीं थी। मुझे उसके पास वापस जाना है। जैसे ही वो अगले शब्द कहने वाली थी, उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उसने वाक्य पूरा किया, चाहे वो जिए या मरे। उपसंहार। क्योंकि मैं जियांग यूनान हूँ। एक दुर्लभ सप्ताहांत पर श्री जियांग और श्रीमती जियांग पुनर्निर्मित होम थिएटर में बैठे थे, एक यूरोपीय कला फिल्म देख रहे थे। श्रीमती जियांग फिल्म में तल्लीन थीं, लेकिन श्री जियांग, जिनके पैरों को उनकी पत्नी ने तकिया की तरह इस्तेमाल किया था, ऊब गए थे। उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे लिए एक सेब काट दो। यान लियांग ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया, बल्कि अपना हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी फलों की टोकरी से एक सेब उठाया और उस पर सेब फेंक दिया। उसने सेब काटने से इनकार कर दिया। मेरे लिए एक अंगूर छीलो, सर। क्या यह आपका कार्यालय है? श्रीमती जियांग ने फलों की टोकरी की ओर हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि उसमें पर्याप्त अंगूर नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया और ऐसा दिखावा किया कि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी है, जबकि वे फिल्म देखती रहीं। श्री जियांग को अपने घर में होम थिएटर बनाने के फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। यह शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। एक पुरानी फिल्म चल रही थी। वो इस उबाऊ फिल्म को बंद करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग भी नहीं कर पा रहा था। श्रीमती जियांग की थोड़ी अचानक ऊपर की ओर खींच गई। जियांग यूनान ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा उसके ठीक ऊपर था। मैं एक मरीज हूँ और आप मुझे धमका रहे हैं? यान लियांग ने अपना सिर हिलाया और पाया कि वो अपनी ठुड्डी को उसके हाथ से दूर नहीं कर सकती, लेकिन वो इस बात से बेपरवाह थी। सबसे पहले, आपको लगभग आधे साल पहले अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। दूसरे, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी और बीमारी के फिर से होने का कोई संकेत नहीं है। मी जियांग, आप अभी भी खुद को मरीज कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मानो अपने अपराध बोध को छुपाने के लिए जियांग यूनान ने भौहें सिकोड़ी। फिल्म की नायिका की उत्साहित आवाज ने यान लियांग को याद दिलाया कि जल्द ही कुछ अद्भुत होने वाला है। बिना किसी स्पष्टीकरण के, उसने उसका हाथ नीचे खींच लिया और फिल्म देखने के लिए बगल की ओर मुड़ गई। जब मैं फिल्म देख रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो, यह अद्भुत है। जब यान लियांग की नज़र अभिनेत्री के चेहरे पर पड़ी, तो उसने फिर से उसकी ठुड्डी पकड़ ली। इस बार उसकी पकड़ ज्यादा मजबूत थी। वो इतनी आसानी से उसका हाथ नहीं छुड़ा सकती थी।
मैंने अंततः अपना सारा काम छोड़ दिया और घर पर ही रहने लगा ताकि यह बेहद उबाऊ फिल्म न देखूं। उसकी आंखें उसकी गर्दन पर टिकी थीं, मानो वो उसके कॉलर में झांकना चाहता हो। उसके स्पष्ट संकेत पर उसने अपनी ड्रेस की नेकलाइन ऊपर खींच ली। चलो, तुम वो मैनेजर हो जिसे मैंने काम पर रखा है। अगर बॉस थका नहीं है, तुम मेरे लिए काम करते हो, तो मैनेजर कैसे थका हो सकता है? उसने झुंझलाहट भरे भाव से उसके चेहरे की ओर देखा और जियांग यूनान ने उसकी नाक पर चुटकी ली। जैसा कि आप चाहते थे, मैंने यूनिक की देखभाल के लिए अन्य पेशेवर प्रबंधकों को रखा। आप एक छोटी सी जूते की दुकान खोलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन 1 साल में भी आप कुछ जोड़ी जूते से अधिक नहीं बेच पाए। फिर आप उम्मीद करते हैं कि चूंकि आप मेरी पत्नी हैं, इसलिए मैं आपका मैनेजर बनकर ऊंची एड़ी के जूते बेचना शुरू कर दूंगा। न केवल आप मुझे अतिरिक्त जनशक्ति नहीं देते हैं, बल्कि सचिव ली को भी आपके लिए काम करने के लिए यूनिक में स्थानांतरित कर दिया गया है। यही कारण है कि मैं इन दिनों इतना व्यस्त हूँ। श्रीमती चियांग ने उदासीनता से कंधे उचकाए। जूते की दुकान सिर्फ जूते डिजाइन करने के मेरे शौक को पूरा करने के लिए है, मैं इससे पैसे कमाने की उम्मीद नहीं करती। इसके अलावा, अगर ली सेक्रेटरी न होते, तो आज हम कभी एक दूसरे के साथ नहीं होते। तुम में इतनी हिम्मत है कि उसे अपना सेक्रेटरी बनाए रखो। मैं उसे पदोन्नति दूंगी और तुम्हारे बराबर कर दूंगी। बोलते बोलते वो कॉला बांधना भूल गई। इस बार मिस्टर जियांग सिर्फ देखकर संतुष्ट नहीं हुए, उनका हाथ कॉला में घुस गया। लेकिन अगले ही पल उसका हाथ बेरहमी से धक्का देकर गिरा दिया गया। आप मुझे ऐसा नहीं करने देंगे, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। श्रीमती जियांग ने चर्चा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन साधारण लोग यह नहीं समझ पाते कि उसका क्या मतलब था, लेकिन जियांग यूनान को समझने में बस 1 सेकंड लगा। उन्होंने बेबसी से कहा, मैं बच्चा नहीं चाहता क्योंकि मुझे डर है कि यह बीमारी विरासत में मिल सकती है, लेकिन आप मुझे इस कारण से अपनी सामान्य शारीरिक जरूरतों को दबाने के लिए नहीं कह सकते। जब तक बच्चा आपकी उम्र तक पहुंचेगा, तब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत अधिक उन्नत हो चुकी होगी। यान लियांग उसकी घिसी पिटी सहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपना हाथ उठाकर उसकी नाक को सहलाया। बूढ़े, प्राचीन, निर्देशक। जियांग यूनान ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने उसका चेहरा उठाया और उसके होठों को चूमा। क्या तुम सच में एक बच्चा चाहती हो? ये फिल्म तो अनदेखे ही रह जाने वाली थी। यान लियांग ने आह भरी और उसकी गर्दन पकड़ ली। बचपन से लेकर वयस्क होने तक आपने और मैंने कभी भी एक परिवार की गर्मजोशी महसूस नहीं की है। क्या आप 3 लोगों के परिवार की वास्तविक भावना नहीं चाहते हैं? इसके बारे में सोचो। हम दूसरे अभिभावकों से मिल सकते हैं। हम स्कूल की अभिभावक बाल गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। अगर लड़की हुई तो हम उसके लिए प्यारी सी स्कर्ट खरीदेंगे। अगर लड़का हुआ तो हम उसे दुनिया भर में घुमा सकते हैं। वह बड़ा हो जाएगा और आखिरकार उसका अपना परिवार होगा, जबकि हम चुपचाप बूढ़े हो जाएंगे। कितना सुंदर खाका है। वो उदास दिख रहा था, उसकी भौहें एक साथ खींची हुई थीं। वो कल्पना कर रहा था कि उसने क्या कहा, लेकिन फिर वह हंसा और अपना सिर हिलाया। मैं बहुत ज्यादा खुशी के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। यान लियांग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम इतने डरपोक कब हो गए? जियांग यूनान ने सेब उठाया और अपने सिर पर थपथपाया। अब जब तुम मेरे पास हो, तो यह वो परम सुख है जिसका मैंने कभी सपना देखा था। ये डरपोकता नहीं है, इसे संतोष कहते हैं। यान लियांग उससे वाकई निराश थी। उसका सतर्क और सावधान रवैया उसे पसंद नहीं था। उसके लिए बुरा महसूस करना एक बात थी, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहना दूसरी बात थी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, तो मुझे मत छुओ। जियांग यूनान अपनी नकारात्मक भावनाओं से उबर गया। उसने अपने सामने खड़ी गंभीर और खूबसूरत महिला की प्रशंसा की। उसका मूड ठीक हो गया। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो क्या होगा? अगर तुम मुझे छुओगे तो मैं, इससे पहले कि श्रीमती जियांग अपनी धमकी भरी टिप्पणी पूरी कर पाती, श्री जियांग ने उन्हें चूम लिया। उसने तेजी से उसके कपड़े उतारे, लेकिन उसने उन्हें और भी तेजी से वापस पहना।
जब मिस्टर जियांग ने आखिरकार उसे बड़ी स्क्रीन के सामने जमीन पर दबाया, तो उसने अभी अभी अपने कपड़े पहने थे। बड़े पर्दे की रोशनी से उनके चेहरे पर धब्बेदार छायाएं बन गईं। जियांग यूनान पूरी तरह से हार गया था। उसके माथे को सहलाते हुए उसने नर्म आवाज में कहा, पत्नी। यान लियांग हौंफ रहा था। यह एक कठिन लड़ाई थी। वो उसके कपड़े उतारने में लगभग सफल हो गया था। सौभाग्य से जब उसने उसे चूमा, तब भी उसे अपनी रक्षा पंक्ति बनाए रखना याद था। इस समय हालांकि उसका शरीर उसके नीचे था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से विजेता थी। अहंकार से उसने कहा, मेरे साथ सौदेबाजी मत करो। मेरे सभी पूर्वज मुझे बेकार कहेंगे। तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। श्रीमती जियांग ने यही वाक्य 365 से अधिक बार दोहराया। उसके बाद एक छोटा सा शेर चुपचाप उनके शरीर में विकसित होने लगा। जब श्री जियांग को पता चला कि श्रीमती जियांग गर्भवती हैं, तो वे बहुत चिंतित हो गए। आप बहुत दृढ़ महिला हैं। यान लियांग समझ गई कि वो वास्तव में उसकी प्रशंसा कर रहा था। अगर तुमने मुझसे सचमुच प्यार नहीं किया होता, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व के कारण मैं निश्चित रूप से तुम्हारे हाथों मर जाती, और वह भी बहुत दयनीय मौत। यान लियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मृत्यु के बारे में बात मत करो। हम नहीं चाहते कि बच्चा ये सब सुन ले। श्रीमती जियांग उसे देख रही थी। अब उसने अपने पेट की ओर देखा और नर्म आवाज में कहा, बेबी, अपने पिता की बात मत सुनो, वो बकवास कर रहे हैं। जियांग यूनान ने उसे आश्चर्य से देखा और फिर ईमानदारी से टिप्पणी की, बच्चा केवल 2 महीने का है, वो हमारी आवाज कैसे सुन सकता है? लेकिन अपनी टिप्पणी के बावजूद वो अपनी पत्नी के पेट को ढकने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि यह अभी भी बहुत सपाट था। उसने सोचा कि वो महसूस कर सकता है कि अंदर पहले से ही एक छोटा जीवन बढ़ रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन श्री जियांग के तथाकथित कुकर्म बच्चे के जन्म के बाद उसकी प्री स्कूल शिक्षा का हिस्सा बन गए। हालांकि श्री जियांग ने विरोध किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके विरोध का कभी असर नहीं हुआ। बेटा, अगर तुम्हारी माँ ने 1 साल तक लड़ाई नहीं की होती, तो तुम्हारे पिता अब हमें तुम्हें रखने की अनुमति नहीं देते। उसने ये शब्द उसके सामने कई बार कहे। जब जियांग यूनान काम से वापस आया, तो उसने नर्सरी में जाकर देखा कि यान लियांग बच्ची को वही कहानी सुना रहा था। वह दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ देर सुनता रहा, फिर चुपके से उसके पास गया और एक हाथ से उसके घुटनों के नीचे और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को सहारा देते हुए उसे उठा लिया। वह डरकर चिल्लाने लगी। मुझे नीचे उतारो, उसने उसके कानों में फुसफुसाया। हालांकि वह नाराज थी, उसने जानबूझकर आवाज कम कर दी। सौभाग्य से बच्चा नहीं जागा था, वरना उसे फिर से सुलाना मुश्किल हो जाता। आप हमारे बच्चे को पिता विरोधी विचार क्यों सिखा रही हैं? जियांग यूनान मुस्कुराए और उसकी नाक पर चोंच मारी। दरअसल वह अच्छी तरह जानता था कि वह बच्चे के सामने उसकी कमियां तभी गिनाएगी जब वह मौजूद होगा। उसे वह हमेशा मजेदार लगती थी, जैसे कि अब जब वह उसे चौंकाता है तो उसकी प्रतिक्रिया। आप अपने बेटे के गुस्से से वाकिफ हैं। वह एक छोटे शेर की तरह है। कोई भी नानी उसे नहीं ले जाएगी। दूसरे दिन जब आंटी लियांग उसे देखने के लिए न्यूजीलैंड से वापस आई, तो वह बहुत शोर मचा रहा था। मेरा बूढ़ा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर जियांग, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं और उसे नहीं जगा सकते? जियांग यूनान पर उसकी कोमल निगाह बहुत उपयोगी थी। उसने तुरंत उसे नीचे रख दिया। वह पालने के पास आया और अपने बेटे के माथे को धीरे से चूमा। हालांकि उसका बेटा सो रहा था, लेकिन छोटा तुरंत रक्षात्मक हो गया और उसके छोटे हाथ ने अपने पिता की एक उंगली पकड़ ली। जियांग यूनान ने उसे देखा और चुपचाप हंसा। वह वास्तव में एक शक्तिशाली छोटा शेर था। जियांग यूनान के बगल में खड़ी यान लियांग ने भी ये देखा और उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके धीरे से उसकी मुट्ठी को छेड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता की उंगली छोड़ी, उसे फिर से उसके पिता ने उठा लिया। इस बार यान लियांग चिल्लाई नहीं। आज्ञाकारी रूप से उसने अपने हाथ अपने पिता की गर्दन के चारों ओर रख दिए। उसे पकड़कर जियांग यूनान नर्सरी से बाहर चला गया।
नानी और आंटी पहली और दूसरी मंजिल पर व्यस्त थीं। जियांग यूनान उसे तीसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम तक ले गया। दरवाजा बंद करने से पहले ही उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में दबा लिया और सूंघते हुए कहा, क्या यह नया शॉवर जेल है? एट नोबल बिनट एट। इसकी खुशबू बहुत ताज़ा थी। मैंने अपने बेटे को यह नया ब्रांड देने से पहले इसे आजमाया था। मुझे फिर से प्रयास करना होगा। यह मास्टर बेडरूम से सटे बाथरूम में एक पीली बोतल है। ये कहते हुए वह उसकी बाहों से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी। परिणामस्वरूप उसने अपना चेहरा उसके करीब लाया और उसके होठों पर चूमा। मेरे साथ नहा लो। जियांग यूनान ने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसे अपनी बाहों में लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। मिस्टर जियांग, जियांग बॉस, मैं वाकई थक गई हूँ। वह वाकई बहुत थक गई होगी, वरना वह अपना माथा उसके कंधे पर नहीं टिका रही होती। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और बाथरूम में अकेले नहाने लगा। नहाने के बाद वह बाहर भागा और देखा कि श्रीमती जियांग सो रही हैं। जियांग यूनान बिस्तर पर बैठी थी और उसे देख रही थी। अपने बेटे की तरह ही वह भी गुस्सैल स्वभाव की थी। सोते समय भी वह भौहें सिकोड़ती रहती थी। जियांग यूनान ने मुस्कुराकर उसके होठों को चूमा और उसके हाथ अनजाने में उसकी पिंडलियों के साथ उसकी त्वचा को सहलाने लगे। उसकी पत्नी की त्वचा बहुत अच्छी थी, गोरी और मुलायम, लेकिन उसके पेट में सिजेरियन सेक्शन के निशान रह गए थे। उसका शरीर पहले जैसा ही था, लेकिन यह निशान उसके लिए एक पदक की तरह था। उसके लिए यह महिला बहुत बहादुर थी। शुरू में तो उसकी जिंदगी झूठ से भरी थी, अब जब उसके पास इतनी खुशियां थीं। जियांग यूनान ने उसे जगाने का विचार छोड़ दिया, रजाई के कोनों में सिमटकर खड़ा हो गया और चला गया। वह अपने बेटे को देखने नर्सरी गया। वह उसे जगाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उसकी आंखें पहले से ही खुली हुई थीं। गोल आंखों से वह उसे देख रहा था। वह रो नहीं रहा था या कोई परेशानी नहीं कर रहा था। उसके बेटे की भौहें, नाक और होंठ यान लियांग जैसे थे। उसे दोनों से सबसे अच्छे आनुवंशिक गुण विरासत में मिले थे। अचानक जियांग यूनान ने सोचा, हर बार जब यान लियांग उनके बेटे के साथ होता था, तो बच्चा रोता था। जब भी वह उससे मिलने आता, वह चुप हो जाता। इतनी छोटी उम्र में बच्चे को एहसास हो गया था कि यान लियांग उसे लाड़ प्यार करेगा और मनाएगा। लेकिन उसके पिता के हाथ पहले से ही अपनी पत्नी को मनाने में व्यस्त थे, इसलिए उसके पास किसी और को लाड़ प्यार करने की ऊर्जा नहीं थी। इस वजह से बच्चे ने उसके साथ अलग व्यवहार किया। वह अपने ही विचारों पर हंस पड़ा जब घरेलू सहायिका ने दरवाजा खटखटाया। साहब, खाना परोस दिया गया है। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैडम ने खाना खा लिया। मैडम बच्चे के साथ व्यस्त थीं और फिर वह सोने चली गईं। फिर मैं उसके जागने का इंतजार करूंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। नौकर को पहले से ही पता था कि वह उसे नहीं जगाएगा। वह उसके स्वाभाविक रूप से जागने का इंतजार करेगा, तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। सर, कृपया पहले अपना खाना खा लें। नहीं, मुझे कुछ दस्तावेजों पर काम करना है। नौकर के चले जाने के बाद जियांग यूनान अपने बेटे की ओर झुका। छोटे शेर, अपनी मां को मत जगाना, ठीक है? उसके बेटे ने आंख मारी। जियांग यूनान को लगा कि वह सहमत है। यान लियांग रात के 12 बजे तक सोता रहा। गलियारे की रोशनी मंद थी। केवल अध्ययन कक्ष के दरवाजे के नीचे की दरार से तेज रोशनी आ रही थी। यान लियांग ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर जाकर देखा कि जियांग यूनान वास्तव में दस्तावेज पढ़ रहा था। आप क्या पढ़ रहे हैं? जियांग यूनान ने उसकी आवाज सुनी तो उसने ऊपर देखा। वह दरवाजे पर खड़ी थी और दस्तावेजों की ओर इशारा कर रही थी। यान लियांग मेज पर आया और अपनी कुर्सी के हैंडल पर बैठ गया। जियांग यूनान ने स्वाभाविक रूप से अपनी कलम नीचे रख दी और उसकी कमर को गले लगाते हुए उसे आर्मरेस्ट से नीचे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। यान लियांग ने मेज पर रखे दस्तावेज पलटे। फिर उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम इतने हैरान क्यों हो? यूनिट की वार्षिक आय अच्छी थी और यह निश्चित रूप से यान लियांग की उम्मीदों के अनुरूप था।
लेकिन जूता कंपनी का प्रदर्शन भी अच्छा था। यान लियांग बहुत खुश था। क्या आपने नहीं कहा था कि व्यवसाय का प्रदर्शन खराब था? जियांग यूनान ने आश्चर्य के भाव से उसकी ओर देखा। मैंने जो कहा उससे तुम इतनी आश्वस्त थी? यान लियांग ने अपनी नाक सिकोड़ ली और दस्तावेजों को देखना जारी रखा। जियांग यूनान श्रेय लेना चाहता था। क्या आपको मैनेजर के तौर पर मुझे काम पर रखते समय बढ़िया सौदा नहीं मिला था? यान लियांग ने मैनेजर का शून्य वार्षिक वेतन देखा। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसा सौदा था? यह इतनी ऊंची कीमत थी कि व्यावहारिक रूप से कोई लाभ नहीं था। आज रात से पहले, यान लियांग हमेशा सोचती थी कि यह कंपनी उसके लिए सिर्फ एक शौक है, और जियांग यूनान सिर्फ उसकी मदद करने के अपने स्वाभाविक स्वभाव के कारण एलेन नामक इस छोटे से सेटअप को संभालने में उसकी मदद कर रहा था। लेकिन जाहिर है, ऐसा नहीं था। उसने क्या मिस किया था? जब उसने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। तुमने ये कैसे किया? लगता है अब तुम पूरी तरह जाग गए हो। उसने उसके गाल को सहलाते हुए हल्के से सवाल पूछा। यान लियांग ने उसकी ओर देखा, फिर झुककर फाइल को फिर से देखा। अब जियांग यूनान ने अचानक फाइल को ढक दिया। तो फिर सौदा कैसा रहेगा? क्या? जियांग यूनान ने उसे मेज पर रखा। अपनी उंगलियों से उसने उसकी नाइटगाउन को थोड़ा ऊपर उठाया। तुम मुझे संतुष्ट होने दो, मैं तुम्हें जवाब बताऊंगा। यान लियांग ने उसकी ओर देखा और उसने अपनी बेल्ट खोलकर फर्श पर गिरा दी। क्या मैं सहमत नहीं हो सकता? अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखे हुए, उसने उसकी आंखों में देखा। लेकिन उसकी आंखों में कोई अस्पष्टता नहीं थी। जियांग यूनान ने उसकी आंखों में दिख रही चाहत का जवाब दिया। उसने धीरे से उसका नाइट गाउन उतार दिया। स्पष्ट रूप से उसके सवाल का जवाब था, कोई रास्ता नहीं। सुबह के लगभग 2 बज रहे थे और अध्ययन कक्ष में सन्नाटा था। पूरी तरह से संतुष्ट होकर, जियांग यूनान ने अपनी पत्नी को गले लगाया, उसे टेबल से उठाया और नीचे लिटा दिया। उसने फर्श से नाइटगाउन उठाया और उसे दे दिया। जैसे ही उसने उसे पहना, उसने उसके कानों में फुसफुसाया, जवाब बहुत आसान है। क्योंकि मैं जियांग यूनान हूँ।